लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। एक ऐसा देश जो सिर्फ इसलिए पैदा किया गया ताकि एक सुपर पावर अपने जहाज को तेजी से चला सके। पनामा एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके हाथ में दुनिया की गर्दन है। हर महीने करीब 1000 जहाज, 40 मिलियन टन से ज्यादा माल और 150 से ज्यादा देशों का ट्रेड एक ही रास्ते से गुजरता है। ये रास्ता है पनामा नहर। लेकिन ये नहर कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये पानी से नहीं बनी है, ये बनी हुई है लाशों से, 25,000 लाशों से। दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखिए। 2 महासागर हैं, अटलांटिक और पैसिफिक। इन दोनों के बीच में जमीन की एक पतली सी पट्टी है। 80 किलोमीटर चौड़ी एक ऐसी दीवार जो पूरी दुनिया के ट्रेड को कभी रोकती थी, जो जहाज़ों को 13,000 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाने पर मजबूर करती थी, केप हॉर्न के खतरनाक तूफानों के जरिए। लेकिन इंसान की जिद, उसके बड़े बड़े सपने इन कुदरत की लकीरों को मानने नहीं वाले थे। 80 किलोमीटर की ज़मीन, 25,000 लाशें और एक देश का बंटवारा। यह है पनामा नहर का वो सच जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, जिसे अक्सर हिस्ट्री बुक्स में फुट नोट्स में दबा दिया जाता है। एक देश का ज़बरदस्ती बनाया जाना। और आज 2026 में जब क्लाइमेट चेंज से ये नहर सूख रही है, तो सवाल उठता है कि क्या नेचर से जो छीना गया उसे नेचर रिक्लेम कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम ओपन करेंगे पनामा कनाल की हिस्ट्री का वो डार्क चैप्टर जिसे ज़्यादातर बंद रखा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पनामा नहर की कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से। स्पेन के राजा चार्ल्स द फिफ्थ ने 1534 में इस जंगल को काटने का सपना देखा। उनका मानना था कि अगर यहाँ जमीन को काट दिया जाए तो स्पेन का खजाना जल्दी उनके पास पहुंचेगा। लेकिन इतिहासकार डेविड मैकुलम की किताब द पाथ बिटवीन द सीज बताती है कि पनामा का जंगल अपने आप में एक ग्रीन हेल यानी नरक था। यहाँ हवा में सिर्फ नमी नहीं थी, बल्कि बीमारियां तैरती थी। चार्ल्स के सर्वेयर्स यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने भी बीमारियों, पहाड़ों और ख़ास तौर पर यहाँ के मच्छरों को देखकर कहा कि यहाँ नहर बनाना इंसान के बस की बात नहीं है, ये भगवान के खिलाफ है। इस तरह स्पेन का प्रोजेक्ट यहीं पर रुक गया। लेकिन फिर 1698 में स्कॉटलैंड ने यह काम करने की ठानी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया द डेरियन स्कीम। इस स्कीम को शुरू किया था विलियम पैटरसन ने। उसका मानना था कि जो इस दर्रे को कंट्रोल करेगा उसके पास ब्रह्मांड की चाबियां होंगी। यहाँ पर पैटरसन ने कैलेडोनिया नाम का शहर बसाने का सपना देखा। इस काम के लिए उन्होंने स्कॉटलैंड की 20% दौलत लगा दी। लेकिन पनामा के ग्रीन हेल ने उनको भी नहीं बख्शा। पेचिश, येलो फीवर और कॉलेरा और स्पेनिश हमलों ने उनकी कमर तोड़ दी। 1700 आते आते यहाँ 2000 लोग मर चुके थे। इस आपदा ने स्कॉटलैंड को इतना कंगाल कर दिया कि उन्हें अपनी आज़ादी बेचनी पड़ी और इंग्लैंड के साथ जुड़ना पड़ गया। सोचिए, पनामा के जंगल ने एक पूरे देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सब के बीच 19वीं सदी में आता है गोल्ड रश का दौर। 1850 के दशक में अमेरिकन्स को कैलिफोर्निया पहुंचना था सोना ढूंढने के लिए। उन्होंने पनामा रेलवे बनाई। ये दुनिया की पहली ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड थी। लेकिन इस रेल रोड की कीमत थी 12,000 मजदूरों की मौत। दरअसल ये मजदूर मलेरिया और कॉलेरा की वजह से मारे गए। फिर कहानी का असली ड्रामा देखने को मिला 1881 में। इस साल फ्रांस के हीरो फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने यह जिम्मा संभाला। अभी कोई आम आदमी था नहीं। इसने ही सुएज नहर बनाई थी और सुएज नहर बनाकर इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उसे लगा था कि उसने रेत काट दी है तो जंगल को भी काट देगा। लेकिन पनामा उसके लिए सुएज जैसा मामला नहीं था। उन्होंने पनामा की ज्योग्राफी को लाइटली ले लिया। लेसेप्स को लगा कि जैसे उन्होंने सुएज में बिना लॉक वाली नहर बनाई थी सी लेवल पर, वैसे ही एक रिवर बना देंगे। लेकिन वो वहाँ पर भूल कर बैठे कि सुएज में रेत का मैदान था और दूसरी तरफ पनामा एक पहाड़ी जंगल था, जहाँ पर चैग्रोस नदी को संभाल पाना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम था। ये नदी बारिश में 10 मीटर तक ऊपर उठ जाती थी। इसी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि फर्डिनेंड ने यहाँ 14 साल लगाए, लेकिन वो भी इस प्रोजेक्ट में फेल हो गए। महामारियों की वजह से इस प्रोजेक्ट में लगे करीब 22,000 मजदूर की मौत हो गई। यानी हर मीटर की खुदाई पर एक इंसान की बलि चढ़ रही थी। एक और दर्दनाक घटना इस दौर में हुई जब यहाँ पर एक फ्रांसीसी कॉन्वेंट की सारी 24 की 24 नन एक ही महीने में मर गई। वहाँ के अस्पतालों में उन्होंने गलती से मच्छरों को बढ़ावा दिया। उन्हें लगा कि चींटियाँ बीमारी फैला रही हैं, तो उन्होंने अस्पताल के बिस्तरों के पायों के पास पानी की कटोरियाँ रख दी
ताकि चींटियां ना चढ़े। उन पानी की कटोरियों में मच्छरों ने अपने लार्वा दिए। डॉक्टर खुद मौत को पाल रहे थे। इस तरह इस प्रोजेक्ट में फर्डिनेंड की कंपनी भी दिवालिया हो गई। उसके 287 मिलियन डॉलर डूब गए। इतिहासकार मैथ्यू पार्कर अपनी किताब हेल्स गॉर्ज में बताते हैं कि मौत का तांडव इतना खतरनाक था कि फ्रेंच इंजीनियर अपना ताबूत साथ लेकर आते थे। अब लेसेप्स जैसे महान इंजीनियर के फेल होने पर लगने लगा कि पनामा असल में शापित है। कहानी चलने लगी कि शायद कुदरत ही नहीं चाहती कि दोनों समंदर आपस में मिले। लेकिन फिर पनामा नहर को बनाने के लिए एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इस नहर को बनाने का सपना देखा प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने। रूजवेल्ट के लिए यह नहर सिर्फ ट्रेड का रास्ता नहीं था, बल्कि यह मैनिफेस्ट डेस्टिनी का हिस्सा था। उन्हें अमेरिकन नेवी को अटलांटिक से पैसिफिक बहुत जल्दी पहुंचाना था। वो कहते थे, नरमी से बोलो और एक बड़ा डंडा साथ रखो। पनामा नहर उनके लिए सबसे बड़ा डंडा बनने वाला था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पनामा तब कोई अलग देश नहीं था, वो ग्रेट कोलंबिया का एक प्रोविंस हुआ करता था। जब अमेरिका ने कोलंबिया से नहर बनाने के लिए ज़मीन मांगी तो कोलंबिया ने मना कर दिया। उन्हें लगा कि अमेरिका उनकी सोवरेनिटी छीन रहा है। लेकिन अब अमेरिका 18वीं सदी की तरह 13 कॉलोनीज का एक नया नवेला देश नहीं था, ये बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। रूजवेल्ट को ना सुनने की आदत नहीं थी। उन्होंने अपने इस डंडे को बनाने के लिए एक पूरे देश को तोड़ दिया। हुआ ये कि 1890 में फ्रांस ने पनामा नहर की प्रॉपर्टी को अमेरिका को बेचने का ऑफर दिया। क्योंकि अमेरिका काफ़ी टाइम से इस नहर को बनाने के लिए सोच रहा था, इसलिए 1904 में अमेरिका ने डील कर ली। लेकिन इस बार भी कोलंबिया ने उनको सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से अमेरिका ने पनामा के एरिया में कोलंबिया के खिलाफ रिवोल्ट करा दिया। रिजल्ट ये हुआ कि 3 नवंबर 1903 को पनामा आज़ाद हो गया और बदले में नए पनामा देश ने अमेरिका के कैनाल जोन को हमेशा के लिए अमेरिका को दे दिया। हिस्टोरियन मारिया लासो अपनी किताब इरेस्ड में इसे गन बोट डिप्लोमेसी कहती है। वो कहती हैं कि पनामा की आज़ादी का दस्तावेज यानी हे बुनो वेरिला संधि एक ऐसे आदमी ने साइन की जो पनामियन था ही नहीं। फिलिप बुनो वेरिला एक फ्रेंच इंजीनियर था जो अमेरिका के साथ डील कर रहा था। यहाँ तक कि पनामा के लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को भी नहीं पढ़ा जब उस पर साइन हुए। खैर, इस डिटेल से आगे चलें तो 1904 में पनामा में अमेरिकन्स ने एंट्री की। उन्होंने फ्रेंच मिस्टेक से सीखा। सबसे पहले उन्होंने मच्छरों से निपटने की सोची। इसकी कमान सौंपी गई अमेरिका के मशहूर डॉक्टर विलियम गॉर्गस को। उन्होंने पूरे कनाल जोन को डिसइंफेक्ट कराया, हर गड्ढे में तेल डाला, हर खिड़की पर जाली लगाई। इस काम से 2 साल में येलो फीवर गायब हो गया। इस तरह अमेरिका ने साइंस की हेल्प से एक श्राप को फेल कर दिया। हालांकि जहां साइंस जीत रही थी वहां इंसानियत हार रही थी। ब्लैक और व्हाइट का डिवाइड यहां भी था। इतिहासकार जूली ग्रीन अपनी किताब द कैनाल बिल्डर्स में बताती हैं कि यहाँ पर गोल्ड रोल और सिल्वर रोल 2 पैरोल चलते थे। अगर आप व्हाइट हैं तो आपको अच्छा घर मिलेगा, स्क्रीनिंग मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा और सैलरी गोल्ड में मिलेगी। लेकिन अगर आप वेस्ट इंडियन हैं, जमैका या बारबाडोस से आए हैं तो आप सिल्वर रोल पर हैं। आपको खुले बैरकों में सोना पड़ेगा जहाँ बीमारी फैलती है, खाना सड़क किनारे खाना पड़ेगा और सैलरी गोल्ड में नहीं सिल्वर के सिक्कों में मिलेगी, जो कि गोल्ड के मुकाबले बहुत कम थी। अमेरिका के करीब 75,000 मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे। उनमें से ज़्यादातर कैरेबियन आइलैंड के ब्लैक्स थे। यहाँ काम नॉन स्टॉप हो रहा था। बाद में एक मजदूर सैमुअल हेल्स ने लिखा था, ये नहर हमारे पसीने से नहीं हमारे खून से बनाई गई है। गोरे आदमी इंजीनियरिंग को क्रेडिट देते हैं, लेकिन पत्थर तो हमने तोड़े हैं। 1914 आते आते पनामा के सबसे बड़े पहाड़ी एरिया कुलेब्रा कट में इतनी मिट्टी निकाली गई कि अगर उस ट्रेन के डब्बों में भरा जाए उसको तो वो ट्रेन धरती को 4 बार लपेट लेती। जब 15 अगस्त 1914 को एसएस एंकोन ने आखिरी नहर को पार किया तो दुनिया पहले वर्ल्ड वॉर में उलझ चुकी थी। इसीलिए पनामा के इंजीनियरिंग मिरेकल का वो सेलिब्रेशन नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। लेकिन सच ये है कि अमेरिका जीत चुका था। 2 समंदर आपस में मिल गए थे। ये नहर बनने के बाद अमेरिका पूरी दुनिया के ट्रेड पर अपना कंट्रोल जमा बैठा। इस नहर की बदौलत उसने अपने पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौर में खूब कमाई की, क्योंकि वो बेहद कम टाइम में हथियारों की सप्लाई कर पाने में कामयाब हो गया। अब अगर आप मैप देखो तो पता चलेगा कि ये नहर ना हो तो अमेरिका को अपने ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए 2 हफ्तों का टाइम लगेगा। वहीं इस नहर से ये टाइम 10 घंटे में पूरा हो जाता है। यूरोप के देशों को इस नहर की वजह से साउथ अमेरिका के केप हॉर्न का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इस नहर की वजह से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने में 1300 किलोमीटर बचते हैं।
यही नहीं, इस नहर से यूएसए की अपनी सेना को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजती है। अटलांटिक महासागर में खड़े उसके जंगी जहाज़ों को अमेरिका बहुत तेज़ी से इस नहर के थ्रू प्रशांत महासागर में भेज सकता है। दुनिया भर के 150 से भी ज़्यादा देश आज इस नहर का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि इसका फ़ायदा अमेरिका को मिलता है, क्योंकि आज भी इस नहर को अमेरिका इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। यानी कि अमेरिका के हाथों में दुनिया के बहुत बड़े ट्रेड का कंट्रोल है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1914 से 1999 तक पनामा कनाल जोन अपने आप में कंट्री विद इन कंट्री बन गया था। पनामा में एक ऐसा जोन था जहां पर अमेरिकन लॉ, अमेरिकन पुलिस और अमेरिकन स्कूल थे। ये जोन पनामा के ही लोगों के लिए बंद था। यहाँ पर जोनियंस रहते थे, यानी वो अमेरिकी जो वहाँ पैदा हुए और वहीं बड़े हुए। उनके लिए ये स्वर्ग था, लेकिन पनामा के लोगों के लिए ये सब बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं रहने वाला था। रिजल्ट ये हुआ कि 9 जनवरी 1964 को यहाँ पर एक भयानक विद्रोह हुआ। पनामा के कुछ स्टूडेंट्स ने कनाल जोन में अपना झंडा फहराने की कोशिश की। अमेरिकी पुलिस और जोनियंस ने उन्हें रोका, झंडा फाड़ दिया गया, दंगे फैल गए। इसमें 20 से ज़्यादा पनामेनियन मारे गए। ये इतना बड़ा इवेंट था कि पनामा में एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। इस सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए 1977 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने टोरिजोस कार्टर संधियां साइन की। ये अमेरिका में बहुत ही अनपॉपुलर फैसला था। कंजर्वेटिव्स का मानना था कि हमने उस ज़मीन को खरीद कर पनामा को बनाया, इसलिए ये अमेरिका का है। लेकिन कार्टर को कहीं ना कहीं पता था कि अगर पीस चाहिए तो संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी वापस लौटानी पड़ेगी। फिर तय हुआ कि 31 दिसंबर 1999 को पनामा नहर वापस दे दी जाएगी। फिर 31 दिसंबर के दिन जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब पनामा में लोग खुशी के आंसू रो रहे थे। 100 साल बाद पनामा का पूरा देश एक हो गया था। अब नहर भी उनकी थी। हालांकि इस नहर को चलाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट या अथॉरिटी बनाई गई। इस अथॉरिटी को PCA यानी पनामा कैनाल अथॉरिटी कहा गया। सबको लगा था कि पनामा फेल हो जाएगा, वो इस कॉम्प्लेक्स मशीन को नहीं चला पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने न सिर्फ चलाया बल्कि उसे एक्सपेंड भी किया। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई इस नहर के इतिहास की। अब आपको बताता हूँ कि ये नहर काम कैसे करती है, क्योंकि ये नहर दुनिया की सबसे अनोखी नहर है, इंजीनियरिंग का सबसे नायाब नमूना। ये नहर पनामा कंट्री के बीचों बीच से निकलती है। एक साइड में प्रशांत महासागर है, दूसरी साइड में अटलांटिक महासागर। ये दोनों इस नहर से जुड़ते हैं। ये नहर एक मैन मेड झील गैटन लेक से होकर गुजरती है। ये झील 82 मीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कैप्टन इस नहर में जहाज़ को नहीं चला सकता। इसीलिए जब भी कोई जहाज़ इस नहर पर पहुंचता है तो एक अलग और स्पेशली ट्रेंड शिप कप्तान इस जहाज़ को चलाता है। जब जहाज़ नहर से समुद्र में उतरता है तब इस नहर का एक अलग कप्तान जहाज़ को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ नहर में 3 लॉक लगे हुए होते हैं। जब समुद्र से जहाज़ नहर के मुहाने पर आता है तब लॉक्स की हेल्प से जहाज़ को 85 फीट ऊपर उठाया जाता है। इस पहले लॉक को पार करने के बाद लॉक को बंद कर दिया जाता है और एक बेहद ताकतवर पंप से लॉक को पानी से भर दिया जाता है। ये पानी जहाज़ को ऊपर ले जाता है और जहाज़ के दोनों तरफ लगे कई रेलवे इंजन जहाज़ को धीरे धीरे अगले लॉक की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर भी यही काम होता है। इस तरह से 3 फेजेस में उठा जहाज़ नहर में दाखिल होता है। फिर जहाज़ गैटन लेक से होता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ पहुँचने के बाद इसी प्रोसेस से जहाज़ को नीचे लाकर समुद्र में उतारते हैं और इस तरह जहाज़ वापस पानी में चला जाता है। तो दोस्तों, ये है प्रोसेस इस नहर में जहाज़ों को चलाने का, और इस तरह से हर महीने करीब 1000 जहाज़ इस नहर से गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों, इस नहर की एक और डार्क साइड है। पिछले कुछ सालों में अल नीनो और जलवायु परिवर्तन ने पनामा को काफ़ी हद तक सुखा दिया है। 2023-24 में जो सूखा आया उसने गैटन लेक के वाटर लेवल को हिस्टोरिकल लो लेवल पर पहुंचा दिया। जहां पहले 36 से 38 जहाज एक दिन में गुजरते थे, वहां ये नंबर घट के रह गया 18 से 20। इससे दुनिया भर की सप्लाई चेन हिल गई। $270 बिलियन का ट्रेड खतरे में पड़ गया। UNCTAD की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि सूखे ने शिपिंग कंपनीज को अरबों का नुकसान पहुंचाया। एक आयरनी ये भी है कि जिस नहर को बनाने के लिए पानी से लड़ाई हुई थी, आज वही नहर पानी के लिए तरस रही है। इन सबके बीच एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी नहर के सामने खड़ा है, क्योंकि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया कि पनामा नहर को बहुत ही बेवकूफ़ी भरे तरीके से दे दिया गया। अब जिस तरीके से वेनेजुएला पर अमेरिका ने कार्रवाई की है हाल ही में, कल को इस नहर पर भी खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, पनामा एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके हाथ में दुनिया की गर्दन है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने पुरानी प्रॉपर्टी को स्ट्रेटजी की नज़र से देखता है, दूसरी तरफ चाइना है जो पनामा के पोर्ट्स में और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
पनामा जो कभी अमेरिका का आविष्कार था, आज वो ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच रस्साकशी का मैदान बन गया है। इन सब के बीच आज पनामा नहर के सामने सबसे बड़ा सवाल सर्वाइवल का भी है। अगर बारिश नहीं हुई, अगर गैटन लेक सूख गई, तो ये $15 बिलियन का सिस्टम बेकार लोहे का ढेर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पनामा नहर की असली कहानी, एक ऐसी कहानी जो 1534 से शुरू हुई और 2026 में भी सस्पेंस में है। एक ऐसी कहानी जिसका अंत अभी लिखा जाना बाकी है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर